पिछले क्लास में हम लोग मैट्रिक का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया पढ़ रहे थे, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी दी गई थी, कैसे होता है इसकी भी जानकारी दी गई थी, कितने प्रकार की अभिक्रिया है इसकी भी जानकारी दी गई थी। अगर वो आपका छूटा हो तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भेज दिया जाएगा। और उसमें थोड़ा सा हिस्सा बाकी था जिसको आज देखते हैं। हम लोग ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया के बारे में चर्चा किए थे। अब हम दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण की बात करते हैं। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण कहाँ होता है? तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, फिर से जरा रिवाइज कर ले। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। अवकरण का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का जुड़ना। तो कभी कभी दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण होगा तो अवकरण भी होगा, अवकरण होगा तो ऑक्सीकरण। एक तत्व का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे तत्व का अवकरण होगा। तो दैनिक जीवन में सबसे बड़ा चीज भोजन का पाचन ऑक्सीकरण द्वारा होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है, पेट के द्वारा, लीवर के द्वारा, आमाशय के द्वारा, जठरस के द्वारा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा। जैसे ही छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं तो ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। अब उसको स्पष्ट तरीके से संरचना देके बताया जा सकता है, लेकिन आप लोगों का लेवल अभी यही तक सीमित है। तो जैसे ही ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज कोशिकाओं में मौजूद ऑक्सीजन से, लिए गए ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है और ग्लूकोज के कार्बन टूटते हैं तो CO2 के रूप में बाहर निकलता है, जल का निर्माण होता है और साथ में ऊर्जा मुक्त होता है और उसी ऊर्जा से शरीर चलता है। लेकिन कभी कभी ऑक्सीजन के कमी में भी ग्लूकोज का फ्रेगमेंटेशन होता है। तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या तो 6 होती है, ऐसे 2, 2, 4, 5 और 6, जिसपे H और OH समूह लगे होते हैं, जिसका प्रमाण भी है कि पहले कार्बन पर एल्डिहाइड होता है, बाकी आपका OH और H होता है। एक OH विपरीत दिशा में होता है, बाकी OH एक ही दिशा में होता है, बाकी H तो जुड़ा हुआ है। तो होगा क्या भाई कि सारे के सारे कार्बन टूटेंगे और एनर्जी मुक्त होगा, और बॉन्ड डिसोसिएशन के समय जो एनर्जी मिलेगा उसी एनर्जी से शरीर चलता है। लेकिन कभी कभी काम ज़्यादा करना पड़ता है और ऑक्सीजन हम लोग कम ले पाते हैं। जैसे दौड़ते दौड़ते हम लोग, दौड़ने के दौरान एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है शरीर को, और वैसे स्थिति में जितना ऑक्सीजन लेते हैं वो ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं हो पाता, कम होता है। तो ये जल्दी जल्दी में 2 हिस्से में ही तोड़ के छोड़ देता है। तो प्रत्येक हिस्सा लैक्टिक एसिड बना देता है और यह लैक्टिक एसिड उन मांसपेशियों में जम जाता है जो मांसपेशी ज्यादा काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे स्थिति में हाथ पैर में जकड़न हो जाता है। अगली दिन सुबह शाम थोड़ा देर इंतजार करने के बाद तो लैक्टिक एसिड के जमाव से हाथ पैर जाम हो जाता है। काम करने के बाद हम लोग कहते हैं कि अब तो हाथ नहीं चल रहा है, बहुत काम कर दिए थे कल। अब फिर से ऑक्सीजन लेंगे, फिर से इसको सुचारू रूप से चलाएंगे, फिर ये कार्बन अलग अलग टूटेंगे और एनर्जी मुक्त करेंगे। जब सारे के सारे टूट जाएंगे तो फिर से हाथ पैर फ्री हो जाएगा। हालांकि इतने डिटेल की जरूरत नहीं थी, लेकिन बात रही ऑक्सीकरण की, तो ऑक्सीकरण हवा की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा ऑक्सीकरण, तब तो बराबर प्रॉपरली सारे बॉन्ड टूटेंगे। लेकिन ऑक्सीजन कम मिलेगा तो क्या होगा, उसकी बात में। लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी बॉन्ड टूटते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी ऑक्सीकरण होता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं होता। खैर, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, भोजन का दुर्गंध देना। तो हम लोग खाना पकाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन सब होते हैं, लेकिन जैसे ही भोजन पका के रखते हैं, लंबे समय तक रख देते हैं, तो वो हवा के ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाता है और दुर्गंध देने लगता है। ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होगा, दुर्गंध देना शुरू करेगा, तो हम लोग कहते हैं भोजन बासी हो गया है। उसका स्वाद भी बदल जाता है। स्वाद क्यों बदलता है? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऐसे भोजन को नहीं खाते हैं, दुर्गंधित भोजन को। क्यों दुर्गंधित हुआ? ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज होने से खराब हुआ है। तीसरा है आपका संक्षारण की बात करें, अगर जैसे जंग लगने की बात करें, तो वो भी आयरन के ऊपर ऑक्साइड का परत चढ़ जाता है, तांबे के ऊपर चढ़ जाता है, हालांकि हाइड्रोक्साइड का परत भी चढ़ता है, लेकिन अभी हमारा ध्यान केवल ऑक्सीजन पर केंद्रित है। जैसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा, आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, तो वो
उसका रंग बदल जाएगा, जिसे हम लोग जंग लगना कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो ये नहीं कि संक्षारण केवल लोहे में होता है, सब धातु में होता है, थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा। तो संक्षारण के ऑक्सीकरण का उदाहरण है। दहन की बात करेंगे तो अगर हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो वो भी हवा की उपस्थिति में ही जलता है, वो भी ऑक्सीकरण क्रिया है। ठीक है। अब आते हैं दहन की बात करते हैं। तो दहन अगर किसी वस्तु का करेंगे तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होगा तो जलने के बाद ऊर्जा मुक्त करेगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो वस्तु नहीं जलेगा। तो किसी वस्तु का दहन हो, इसके लिए दो चीज अनिवार्य है। एक कि दहन के लिए वस्तु उपलब्ध होना चाहिए, दूसरा ऑक्सीजन उपलब्ध होना चाहिए, दहन का पोषक तत्व उपलब्ध होना चाहिए। अब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना शुरू कर दे तो उसे ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप की प्राप्ति भी ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में ही मापी जाती है। अगर ऑक्सीजन हो ही नहीं तो वो जलेगा नहीं, जलेगा तो अधूरा जलेगा, पूरा जलेगा नहीं। तो ऐसे स्थिति में अब हर वस्तु का ऑक्सीजन होने के बाद भी ज्वलन ताप का मान अलग अलग होता है। अब जो कम तापमान पर ही आग पकड़ ले तो यानी उसके ज्वलन ताप का मान कम है। जो लंबे समय तक संपर्क में रहे तब आग पकड़े तो उसके ज्वलन ताप का मान अधिक। जैसे फूस है, पेट्रोल है, माचिस की तीली थोड़ी दूरी रहती आग पकड़ लेता है, ज्वलन ताप का मान कम है। लेकिन कोयले का टुकड़ा लेके उस पर माचिस का तीली बारते जलाते रहिए, जल्दी नहीं पकड़ता, ज्वलन ताप का मान उच्च है। मोमबत्ती ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वाला की बात की गई तो हवा की उपस्थिति में जलता है। तो मोमबत्ती होता क्या है? हाइड्रोकार्बन ही है। हाइड्रोकार्बन का अर्ध ठोस रूप है, मुलायम ठोस है। तो जैसे मोमबत्ती को जलाते हैं तो इसके ज्वाला के 3 क्षेत्र होते हैं। एक सबसे भीतर का जो क्षेत्र है नीला लौ देता है, उसमें ऑक्सीजन कम पहुंचता है क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं है। वहाँ मोम के गैस हैं लेकिन वो अच्छे तरीके से जलते नहीं क्योंकि ऑक्सीजन कम मिलता है। तो केंद्रीय मंडल है। दूसरा मोम का वाष्प होता है तो ये प्रकाशमान मंडल है, यहाँ प्रकाश मिलता है। तीसरा प्रकाशहीन मंडल कहा गया है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो यहाँ वाष्प तो मैक्सिमम वाष्प यहाँ बीच वाले हिस्से पर प्रकाशमान मंडल में जल जाते हैं तो लाइट यहीं से मिलता है। लेकिन सबसे बाहरी क्षेत्र जो है प्रकाशहीन मंडल, इसमें अगर ऑक्सीजन के ज़्यादा संपर्क में रहता है तो ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है प्रकाशहीन मंडल, क्योंकि वहाँ पे पूर्णतः वाष्प का दहन होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो सबसे गर्म क्षेत्र प्रकाशहीन मंडल होता है। लेकिन बीच वाले क्षेत्र की बात करेंगे, केंद्रीय मंडल की, तो अगर किसी ऐसा कोई जुगाड़ हो कि यहाँ पे आपकी उंगली चली जाए डायरेक्टली तो वहाँ गर्मी का एहसास नहीं होगा क्योंकि वहाँ दहन ना के बराबर होता है, वहाँ ऑक्सीजन कम पहुँचता है और मोम के वाष्प बाहर ही जलते रह जाते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नीला लौ होता है और नीले लौ पे हीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ के वाष्प को ऑक्सीजन पूरा मिला नहीं और वो पूरे तरीके से जला नहीं। ठीक है। ये है मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र। अब ज्वाला क्या है? अगर कार्बन, हाइड्रोकार्बन या कोई भी वस्तु हवा की उपस्थिति में जलेगा, दहन करेगा तो ऊष्मा भी देगा, ऊर्जा भी देगा। लेकिन हवा नहीं मिलेगा तो हीट यानी ऊर्जा नहीं मिलेगा, प्रकाश नहीं मिलेगा। अब जैसे आप दूसरा कोई क्लोरीन गैस में मोमबत्ती को ले जाए, मोमबत्ती को क्लोरीन गैस के भीतर जलाए तो काले लौ के साथ जलेगा तो क्या वो लाइट देगा? थोड़ा हल्का नीला रंग का लाइट देगा तो दिखाई देगा, वो प्रकाश किसी काम का नहीं। तो वहाँ नीला क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलेगा तो ऊष्मा, ऊर्जा या प्रकाश का उम्मीद नहीं किया जा सकता है। खैर, अब आते हैं, अगला टॉपिक है आपका एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वो होता क्या? इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो ये इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन का मिश्रण होता है। तो आप इतना ही जानते हैं और जानकारी के लिए जान लीजिए कि इसमें 2 से 5% तक हाइड्रोजन भी होता है। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो सबसे एफिशिएंट ईंधन है, बेहतर ईंधन, पेट्रोल से 3 से 3.5 गुना बेहतर ईंधन। हाइड्रोजन का खर्च भी आसान होगा, कम पैसे में मिल जाएगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें और मैन्युफैक्चर करना शुरू करें तो हाइड्रोजन
60 पैसे 1 रुपये से 100 रुपये लीटर मिल जाएगा। और अगर एलपीजी एक साधारण परिवार है, 15 लीटर का टंकी होता है, 15 लीटर उसमें गैस होता है, उसे किसी परिवार का 1 महीने खाना पकता है, 1000-1200 रुपये में आ रहा है, 1000 रुपये तक। तो अगर आप 15 लीटर हाइड्रोजन लेते हैं तो वो मुश्किल से 15 रुपये में आएगा। बस दिक्कत ये है कि उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, हल्का होता है, उसको रखने के लिए 5 कुंटल, 10 कुंटल, 15 कुंटल की टंकी चाहिए, जो असंभव है। अन्यथा हाइड्रोजन एक अच्छा ईंधन है। क्लियर? तो एलपीजी में इन तीनों को मिलाने के बाद भी थोड़ा सा इनमें कोई रिसाव हो, उसकी जानकारी हमें मिल जाए, इसके लिए मिथाइल मरकप्टेन मिला देते हैं। मिथाइल मरकप्टेन, ताकि गैस के रिसाव की बदबू से पता चल जाए। मिथाइल मरकप्टेन जलने में दहन का दुश्मन नहीं है, दहन का पोषक है। उससे उस गैस को कोई नुकसान नहीं, और महक से पता चल जाएगा कि लीकेज कहाँ है, तो खतरे से बचा जा सकता है। एलपीजी। इसके बाद अब नए सिस्टम में सीएनजी आया है, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। तो वो इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट है, जिससे कई गाड़ियाँ चलाई जाती है, प्रदूषण रहित होता है। और एक अच्छा ईंधन वही होता है जो पूर्णतः जले और अवशेष कम छोड़े। तो ये दोनों पूर्णतः जलते हैं, ऊष्मा भी अधिक देते हैं, अवशेष भी कम छोड़ते हैं, तो अच्छे ईंधन माने जाते हैं। ठीक है, ये आपका आज पहला चैप्टर खत्म हुआ। फिर अगला बार अगले चैप्टर।